बच्चों ये अगर इस तरह का कोई रिजर्व आ जाए ना, जनरल रिजर्व, तो इसको आपने समझ लेना है कि कमेटी है ये क्या है? जैसे घर में लोग कमेटियां डालते हैं, तो जो इनकम आती है उसमें से कुछ पैसे जो बच जाते हैं या पहले बचा लिए जाते हैं वो कमेटी में डाल देते हैं। इसका करना क्या है कि इस कमेटी में कुछ पैसे जमा होंगे, इस कमेटी में कुछ पैसे, लेकिन माइनस कहां से होंगे? कहीं से निकाल के पैसे कमेटी वालों को देने हैं ना। रिटेन अर्निंग माइनस यहां से होंगे। अब कितने माइनस होंगे वो सवाल में बता दिए जाएंगे। पढ़ ले जरा, ये लिखा हुआ है। वो कहता है कमेटी डाली हुई है 50,000 की। कितनी कमेटी डाली हुई है? रिटेन अर्निंग में से 50,000 निकाल के कहां डाल देने हैं? जनरल रिजर्व में। तो बच्चों यहाँ पे 50 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 50 ऐड हो जाएगा, बस इतना काम करना। वो भी एक कमेटी है, जैसे लिखा हो वैसे रहने दे। उसमें कुछ चीज आ रही है? कुछ नहीं आ रहा है? पहले तो ये राइट शेयर है ना, लेकिन पार वैल्यू पे है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं कमा रहे। तो बच्चों पहली एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। प्रीमियम कोई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? प्रीमियम है ही नहीं, पार वैल्यू पे शेयर इशू कर रहे हैं। कितना माल बनाया बच्चों? ये 120 कैसे आया? 600 का 20% ले, वहां निकाल लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, और समझ लगी सबको? अच्छा, अब ये 1 मिलियन की जो इशू कॉस्ट आई है, इसका क्या करेंगे बच्चों? रिटेन अर्निंग में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीमियम पड़ा नहीं हुआ। तो बच्चों रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। डेफिनेटली हमने किसी को पैसे दिए होंगे। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? वैसे तो ये एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये शेयर इशू करने पे एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, ये सीधा रिटेन अर्निंग में जाएगा। हजम शुद्ध। अगली एग्जांपल, इशू कॉस्ट है बच्चों 5 मिलियन। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और प्रीमियम क्रेडिट। प्रीमियम कहां से आया बच्चों? 100 का शेयर 150 में बेचा है, तो 50 रुपए पर शेयर प्रीमियम है। ऐसे ही है। अच्छा, अब अगला पॉइंट, अब शेयर इशू करने पे खर्चा है 5 मिलियन। ये कहां लेके जाएंगे? प्रीमियम में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीमियम अवेलेबल है। अच्छा, ये प्रीमियम अवेलेबल ना भी होता तो ये वाला प्रीमियम तो अवेलेबल है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इन शेयर इशू करने पे जो प्रीमियम पैदा हुआ है वही प्रीमियम इस्तेमाल हो जाएगा इशू कॉस्ट में। अगर ऊपर प्रीमियम ना भी होता तब भी। और लॉजिक समझ आई सबको? हमने शेयर इशू किए, कितना माल इकट्ठा किया? 27 मिलियन का। लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 3 मिलियन का हुआ नुकसान। वो नुकसान कहां जाएगा? शेयर प्रीमियम में क्यों जाएगा? क्योंकि पड़ा हुआ है। और समझ लगी बात नहीं? अगर फायदा होता तो कहां जाता? प्रीमियम में। तो नुकसान होगा, प्रीमियम में जाएगा, बात खत्म। अच्छा जी, और इशू करने पे खर्चा कितना आया? तो वो भी कहां जाएगा? प्रीमियम में जाएगा। तेरा सत्य ही नाश होत्या। प्रीमियम ना होता तो फिर तू जवाब दे, प्रॉफिट एंड लॉस दो फिर मैं एक करी फिर एक को 35 वारी में दास हो गया। आज मोबाइल बंद होया था, अखा खुली है हो गए। ਉਹ तेरा उस्ताद, ਜਿਹਨੂੰ दुनिया का कोई बंदा उस्ताद रखने को तैयार नहीं।
ठीक है जी, अंधों में काना राजा, ये काना जरा राजा बन गया है। अगर ट्रेनिंग भी ना होती, ओहो, ये भी एक याद रखना, अगर तो प्रेफरेंस शेयर है और उसके ऊपर क्यूमुलेटिव डिविडेंड है। क्यूमुलेटिव डिविडेंड का मतलब होता है कि आप अनाउंस करें या ना करें, आपको डिविडेंड देना ही देना है। लिखा हुआ नो डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड और पेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि ये डिविडेंड आप मुंह से बोले या ना बोले, ये देना पड़ेगा। चूंकि पे नहीं किया तो लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। यहां तक की बात लगी। तो 12% किसका लेना है? 600 का कि 400 का? 400 का लेना है, 600 का नहीं लेना, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर पे आप डिविडेंड देने जा रहे हैं। समझ लगी बात की? तो कितना डिविडेंड अनाउंस करना पड़ेगा बच्चों? डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट कितने से? 48 से। और ये कहां से माइनस करेंगे बच्चों? रिटेन अर्निंग में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शेयर नहीं दे रहे आप, ये बोनस शेयर नहीं है। अगर बोनस शेयर होता तो प्रीमियम की बारी आती, ये बोनस शेयर नहीं। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, लैंड कितने का था और कितने का लिया था? यहां तक की बात समझिए बच्चों। इस लैंड के ऊपर कई साल पहले कितना सरप्लस क्रिएट हुआ था? 49। कैसे पता लगा? भाई 36 का था, उसको अपने 85 पे रखा हुआ है, तो 85 पे कैसे चला गया? तो गेन आया होगा। कितना गेन आया होगा? 49। ऐसे ही है। तो आज जब लैंड बेचेंगे तो वो जितना भी गेन पड़ा हुआ होगा वो सारा यहां से निकालेंगे और कहां ट्रांसफर कर देंगे? रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो गेन था पहले अनरियलाइज था, आज रियलाइज हो रहे। समझ लगी बात जी? आप लैंड को उसकी औकात से ऊपर ले गए, लेकिन वो गेन कभी रिकॉर्ड नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि लैंड बेचा ही नहीं था, आज बेच दिया। तो जो ऊपर लेके गए वो सारा अनरियलाइज गेन था, लेकिन चूंकि आज लैंड बेच ही दी है तो वो क्या बन जाएगा? रियलाइज। तो बच्चों ये वही पॉइंट है जो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई जब कोई ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, याद आ रहा कुछ कुछ? ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की एंट्री है। तो सरप्लस को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग, करेक्ट, ये ट्रांसफर ऑफ सरप्लस हो। 2023 में एक और सरप्लस पैदा हुआ, कितने का? और बोलो सही, 50 का। तो इसकी एंट्री हुई होगी बच्चों, व्हीकल डेबिट सरप्लस क्रेडिट, व्हीकल डेबिट सरप्लस क्रेडिट। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि साल के एंड पे ये सरप्लस डेप्रिशिएट होगा, किस पे? 5 पे। वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन याद है कुछ कुछ? ये बेसिकली इंक्रीमेंट डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है। तो 50 को किस पे डिवाइड करेंगे? ये 50 वाले सरप्लस ने बेसिकली 5 सालों में खत्म होना है, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो 50 डिवाइड बाई 5 क्या आंसर आएगा? 10। तो 10 का ट्रांसफर होगा, तो उसकी भी एंट्री है क्या? सरप्लस डेबिट रिटेन नहीं क्रेडिट। प्रॉफिट कितना है जी? बोर्ड ने कहा है कि जो प्रॉफिट का 20% है वो कमेटी में डाल दो। तुम कमेटी में डाल देंगे। कमेटी की एंट्री क्या होगी बच्चों? रिटेन नहीं डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट। ये तीन एंट्री समझ आई सबको? और गूंगे हो बोलो तो सही। अब बच्चों अगला कंसेप्ट आ गया, रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब ये होता है बच्चों कि सम टाइम कंपनी अपने शेयर जो मार्केट में घूम रहे होते हैं ना, वो वापस मांग लेती है। जो शेयर मार्केट में घूम रहे होते हैं उसको क्या कर लेती है? वापस मांग लेती है। कंपनी ऐसा क्यों करेगी? कंपनी ऐसा क्यों करेगी? वो शेयर वापस क्यों मांगेगी? सोचो।
कंपनी वो शेयर इसलिए वापस मांगेगी कि हो सकता है उसके शेयर की वैल्यू मार्केट में नीचे चली गई है, मार्केट में उसके शेयर की वैल्यू क्या चली गई है, तो कंपनी कहेगी कि औकात से ज्यादा शेयर मार्केट में घूम रहे हैं इसलिए वैल्यू नीचे चली गई है, शेयर मार्केट से वापस ले लो, ताकि जो बचे कुछ शेयर उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाए। और लॉजिक समझ आई है? मार्केट में ज्यादा पेट्रोल आएगा तो प्राइस नीचे, और अगर जंग की वजह से पेट्रोल आना रुक गया तो प्राइस, वही कंसेप्ट शेयर का। ये पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, सप्लाई में मसला आ रहा है। इसी तरह से अगर शेयर की सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो कीमत नीचे चली जाएगी, और अगर वो सप्लाई कम कर दी जाए तो कीमत ऊपर चली जाएगी। तो कुछ कंपनियां शेयर इसलिए भी बाय कर लेती है कि अपनी कीमत को मेंटेन रखना चाहती है। क्लियर है? अब अगला सवाल ये है, जब शेयर इश्यू करते हैं तो बच्चों क्या एंट्री करेंगे? हाँ जी, आवाज नहीं आई। बैंक या कैश डेबिट और शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब है जब बाय करेंगे तो फिर क्या होगा? आवाज नहीं आई। शेयर कैपिटल डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। मतलब इश्यू करते वक्त जो एंट्री की थी आज वो एंट्री रिवर्स करनी है। हजम शुद्ध। अब पॉइंट यह है बच्चों, कितने शेयर मार्केट से उठाए? 50,000। किस रेट पे उठाए? 10 पे। जितने के थे उतने के उठा लिए, तो बच्चों क्या एंट्री करनी पड़ेगी सोचो जरा। क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें? शाबाश 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 शाबाश। शेयर कैपिटल डेबिट और बैंक क्रेडिट, यहां तक की बात समझ लगी? अब बोलो तो सही। अब बच्चों इसी अमाउंट के बराबर आपको एक रिजर्व क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा? शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया ना आपने, शेयर कैपिटल को क्या कर दिया? अब एक और रिजर्व है, उसको क्रेडिट करना होगा, बढ़ाना होगा उतने से ही जितने से शेयर कैपिटल को हिलाया आपने। तो समझ लगी बात? तो अगर एक और रिजर्व को क्रेडिट करना होगा तो फिर डेबिट किसको करना पड़ेगा? सादल फाज में कमेटी डालने लगे हम कि रिटेन अर्निंग में से पैसे निकाल के कमेटी बनाएंगे, उसमें डाल देंगे। इस रिजर्व को कहेंगे रिडम्पशन रिजर्व या रीपरचेज रिजर्व। और इस रिजर्व की वैल्यू वही होगी जो शेयर कैपिटल की वैल्यू होगी। कमेटी क्यों डालनी है? कमेटी बच्चों इसलिए डालनी है कि फर्ज करो एक कंपनी के 5 लाख इक्विटी थी, शेयर कैपिटल कितना था? 5 लाख। तो अगर ये कंपनी लोन लेने गई हो गई, जब ये कंपनी किसी बैंक के पास गई कर्जा लेने के लिए, तो बैंक ने तो सबसे पहले देखा होगा ना कि इस कंपनी की अपनी औकात कितनी? 5 लाख। तो बैंक इस कंपनी की औकात को देख के पैसे देगा। ऐसी है? आपने 2025 में अपनी औकात शो करवा के बैंक से कर्जा लिया और 2026 में वो औकात आपने गायब कर दी, तो बैंक से फिर बढ़ गया। बैंक ने जिस चीज को देख के तुम लोगों को कर्जा दिया था, बाद में चीज ही गायब हो गई। तो ऐसे फिर पूरी जिंदगी बैंक किसी कंपनी पे एतबार कर पाएगा? वो किसी को भी कर्जा नहीं देगा। वो कहेगा थोड़ा कोई पता नहीं, आज तुम मैंने शेयर कैपिटल वहां के कर्जा लो तो कल लो अपना शेयर कैपिटल बाय बैक कर लो। तो फिर सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा होगा? बैंक का। तुमने तो अपने शेयर वापस ले लिए, तो अब तो मेरे पैसे लगे हुए तुम्हारी कंपनी में। समझ आ रही बात ये कि नहीं? वो क्या, चलो शाबाश सारा बोर्ड फारक। क्यों? तुम सब लोगों ने तो अपने शेयर वापस ले लिए, तुम्हारा तो 1 रुपया भी नहीं लगा कंपनी में। तुम निकलो उन कंपनी से चलाना, क्योंकि बैंक का स्टेक लगा हुआ बीच में, तुम्हारा स्टेक तो जीरो है। और लॉजिक समझ आई? तो इस तरह से कोई बैंक किसी कंपनी को कर्जा नहीं देगा अगर ये रास्ता ओपन हो गया। तो लिहाजा बैंक वालों को तसल्ली देने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कमेटी डालनी पड़ेगी
उसी वैल्यू के बराबर, जिस वैल्यू के बराबर आपने शेयर बाय बैक किए, ताकि बैंक वाले कहें कि टोटल इक्विटी उतनी ही है जितनी इक्विटी मैंने देख के तुम लोगों को कर्जा दिया था। तो क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? और गूंगे बोलो तो सही। तो बच्चों एक रिजर्व क्रिएट करेंगे और उस रिजर्व का बैलेंस कितना रखेंगे? 5 लाख ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल कितना उठा लिया आपने मार्केट से? 5 लाख। तो रिजर्व क्रिएट करेंगे 5 लाख। तो बच्चों इस रिजर्व की जिंदगी भी उतनी ही होगी जितनी शेयर कैपिटल की जिंदगी थी। है? क्या बेचेंगे? हाँ, अगर यही वाला शेयर सेल किया ना तो फिर ये खत्म कर। मैंने समझा ऐसा हो सकता है कि शेयर बाई करे, फाड़ के फेंक दे। जब फाड़ के फेंक दिए तो वो दोबारा तो नहीं ना इशू हो सकता? क्या हो सकता है? और बोलो तो सही। लेकिन अगर शेयर बाई किए, फाड़ के फेंक के नहीं है, तो जोरी में रखे हो, कल को आपको लगता है यार मार्केट में रेड मारो ऊपर चला गया, ये शेयर इशू करने के बावजूद भी ऊपर ही रहेगा, तो फिर यही शेयर आप दोबारा भी इशू कर सकते हैं। नहीं, ये कांस्टेंट है, जैसे शेयर कैपिटल कांस्टेंट है वैसे भी कांस्टेंट है। और आजम शुद्ध। अच्छा जी। अब अगला पॉइंट ये है बच्चों कि आपने शेयर बायबैक किए लेकिन आपको महंगे मिले। अपनी चीजें महंगी मिली। हो सकता है आपने मोबाइल बेचा 70,000 का, अब मार्केट में जंग की वजह से मोबाइल आने बंद हो गए, अब आपको नया मोबाइल मिल ही था। आप उसी दोस्त को कह रहे हैं यार मेरा मोबाइल मैंने वापस कर दे, वो कहेगा ना पुत्र हूं नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको अपना मोबाइल खरीदने में उसी दोस्त से महंगा मिल रहा है वापस। तो अब आपने डिसाइड करना है कि मोबाइल आपको चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको मोबाइल चाहिए, मैसेज फंसे हुए हैं, तो फिर वो 90,000 का भी देगा तो ले लेंगे कि नहीं लेंगे? अब बोलो तो सही। जंग लगी, नवा मोबाइल कोई नहीं आ रहा पाकिस्तान में, सब कुछ बंद है। तो वही मोबाइल जो आपने किसी दोस्त को 6 महीने पहले बेचा था, आज वापस ले रहे हो तो वो सस्ता होने की बजाय महंगा हो गया। हजम शुद्ध। तो अपना ही शेयर आपको महंगा मिल रहा है मार्केट से। है ऊंची बोल, ऊंची बोल। हाँ, हाँ, हो सकता है हमने वो 25 का इशू किया हो किसी जमाने में, हमने भी तो प्रीमियम कमाया था। है? तो थले आया ना रेट। लेकिन फिर भी 5 रुपए हमें पार वैल्यू से ऊपर देने पड़ रहे हैं कि नहीं देने पड़ रहे? पार वैल्यू की निस्बत ऊपर जा रहे हैं ना। जब हमने 25 का बेचा था तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए आएंगे कि 25 रुपए? 10 आएंगे ना। बाकी 15 तो प्रीमियम में जाएंगे। तो आज जब वापस ले रहे हैं तो शेयर कैपिटल में तो 10 ही जाने हैं ना, 15 तो नहीं जाना है। लो जी। हाँ जी बच्चों, आज हमें शेयर मिला 15 रुपए का। अब पॉइंट ये है कि हमने कितने पैसे दिए होंगे 50,000 शेयर बाय करने के लिए? कितने पैसे दिए होंगे? 7.5 लाख। लेकिन शेयर कैपिटल में कितने माइनस होंगे? 5 लाख। वो पार वैल्यू पे ही आएगा। जब इशू करते हैं तो पार वैल्यू पे करते हैं, तो जब वापस लेंगे वो पार वैल्यू पे ही वापस होंगे। क्या ये बात सबको समझ रही? लेकिन आपको ये चीजें बाय करने में नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बोलो तो सही। कितना हो रहा है? 2.5 लाख का। ये नुकसान किसको चार्ज करेंगे? अगर तो शेयर प्रीमियम पड़ा है उसको चार्ज करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं पड़ा तो रिटेन अर्निंग को चार्ज करेंगे। याद है वो शेयर प्रीमियम के 4 हमने पढ़े थे इस्तेमाल करने के तरीके, क्या क्या थे भला? कहने लगी मौत, कहने लगी मौत। शेयर प्रीमियम अकाउंट को इस्तेमाल करने के 4 तरीके थे। चलो निकालो जल्दी करो। अब बच्चों जरा गौर से देखो, हमने शेयर कैपिटल को कितने से उड़ाया? 5 लाख से उड़ाया ना। तो बच्चों जो कमेटी क्रिएट करेंगे वो कितने से क्रिएट करेंगे? वो 5 लाख से ही करेंगे।
तो कमेटी क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी बच्चों? रिटेन अर्निंग डेबिट और कैपिटल रीपरचेज रिजर्व अकाउंट इज क्रेडिट। ये बेसिकली वो कमेटी है जो शेयर कैपिटल की टोटल अमाउंट को बराबर रखेगी। हाँ जी, इसका अलग से कॉलम होगा। और समझ लगी उस वाले एटम लिमिटेड, उसमें कैपिटल रीपरचेज रिजर्व अकाउंट आ रहा है। वो बेसिकली यही है कि शेयर किसी जमाने में वापस परचेज किए होंगे तो रिजर्व क्रिएट किया होगा। तो अगर ये कंपनी 100 साल चलेगी तो ये रिजर्व भी 100 साल चलेगा। तो समझ लगी? अब सी ऑप्शन, आपको शेयर मार्केट से सस्ता मिल गया। कितने का मिल गया? ठीक है जी बच्चों, अब पहली एंट्री देख लें। शेयर कैपिटल बच्चों कितने से डेबिट होगा? 5 लाख से। ये बात समझ लगी? और पैसे कितने से जाएंगे? 4 लाख से। 1 लाख रुपए का क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? गेन। तो आप यहाँ पे इसकी बजाय आप क्या लिख लें? आप गेन लिख लें। गेन लिखने से क्या मुराद है? ये गेन कहाँ ले रहे हैं आप? रिटेन अर्निंग में ले रहे हैं। यहाँ तक की बात समझ लगी? फिर नीचे जो एंट्री होगी बच्चों को कितने से होगी? 5 लाख से होगी। कितने से एंट्री होगी? 5 लाख से। अच्छा, यहाँ पे किया क्या उसने? यहाँ पे ये किया है कि वो जो 1 लाख रुपए का गेन आया ना, वो रीपरचेज रिजर्व अकाउंट में ले गया। किस अकाउंट में ले गया? तो 1 लाख रुपए तो ऑलरेडी जा चुका है, मजीद कितना जाना चाहिए? मजीद 4 लाख रुपए निकाले, ताकि टोटल मिलकर कितना हो जाए? 5 हो जाए इसके। हाँ, उसमें ले लो। लेकिन फिर आपको देखो ना, पॉइंट ये कि रीपरचेज 5 लाख से क्रिएट करना पड़ेगा, और निकाला कहां से? रिटेन अर्निंग से। तो फिर वो उसकी वजह से, प्रीमियम की वजह से रिटेन अर्निंग 5 लाख से बेड़ा गर्क हुई ना। रिटेन अर्निंग का नुकसान रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो प्रीमियम भी रिटेन अर्निंग में डाल दें, ताकि अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग में से कितने पैसे निकले? 4 लाख। क्यों बोला? पहले रिटेन अर्निंग में 1 लाख डाला और फिर वहां से 5 लाख निकाला, तो नेट इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग पे कितना आएगा? नुकसान आप रिटेन अर्निंग को चार्ज कर रहे हो और प्रॉफिट आप प्रीमियम को चार्ज, किसी एक की वजह से। यहां तक की बात लगी? तो आप क्या करो, आप वो सारा का सारा रिटेन अर्निंग करो, क्योंकि आपने उसको माइनस किया है। तो प्लस करने की अगर बारी आ रही है तो वो फिर उसी की आनी चाहिए। हाँ, 5 लाख से तो बात उधर ही आ जाएगी। ये आपने क्या कर दिया? किसको क्रेडिट कर दिया? तो फिर नीचे एंट्री क्या आएगी? तो अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग की वैल्यू क्या है? 4 लाख ही है। क्यों बोला? 1 लाख से बढ़ा रहे हैं, 5 लाख से उड़ा रहे हैं। नहीं समझ रही बात? है? हाँ, तो क्या ये बात समझ आ गई सबको? नहीं, बात नहीं समझ आ रही। बच्चों एक सवाल है, फ्यू तक ये होगा क्या आप? इसमें सारी बातें वही है जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, सिर्फ एक बात नहीं है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ये जरा देखो क्या लिखा हुआ है। शेयर बायबैक किए कितने से? 1 मिलियन के। किस रेट पे बायबैक किए? पार वैल्यू। तो कोई गेन कोई लॉस? तो जितने के बायबैक किए हैं उतने का ही रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो रिजर्व क्रिएट करेंगे उसके अलग से कॉलम बनेगा। मतलब कॉलम बन जाएंगे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, और साथ एक और कॉलम बनेगा कैपिटल रीपरचेज रिजर्व अकाउंट। तो बच्चों इस सवाल में ये वो वाली बात आ रही है। हजम शुद्ध? ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये आपने करना है जाकर। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है।